2 अप्रैल 2025 की रात गुजरात के जामनगर से ठीक 18 किलोमीटर दूर इंडियन एयरफोर्स का जाना माना एयरक्राफ्ट जैगुआर ने एक ट्रेनिंग मिशन के कारण उड़ान भरी, जिसे उड़ा रहे थे हमारे लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव। लेकिन अचानक से वो जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है। सिद्धार्थ और उनके को पायलट दोनों ही इमरजेंसी इंजेक्शन का यूज भी करते हैं, लेकिन उनके को पायलट का तो इंजेक्शन काम कर जाता है, मगर सिद्धार्थ का किसी टेक्निकल मैल फंक्शन के कारण से वो उस प्लेन से जंप नहीं कर पाते और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, टेक्निकल मैल फंक्शन। इस नाम के पीछे कई हादसे छुपाए जा सकते हैं। ठीक 10 दिन पहले 23 मार्च को ही सिद्धार्थ की एंगेजमेंट हुई थी। जिस परिवार में पहले खुशियों का माहौल था, अब अचानक से वो मातम में बदल चुका था और इसमें हमारे पायलट की कोई गलती भी नहीं थी। बेबी, तुम मुझे लेने नहीं आए। तुमने वादा किया था ना कि तुम आओगे। जैगुआर का ये क्रैश कोई अकेला क्रैश नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स के कई सारे एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-21, जैगुआर, हॉक्स अलग अलग रीजन से क्रैश हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से लेकर 2022 तक 42 MiG-21 क्रैश हुए हैं, जिसमें से 46 पायलट्स की डेथ हो चुकी है। यानी हमारे देश के पायलट्स जिनके पास शानदार फाइटिंग स्किल्स है और साथ में देश की रक्षा करने के लिए जज्बा भी है, वो किसी लड़ाई में नहीं मर रहे हैं, बल्कि हमारी प्लेन्स की ओल्ड टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्निकल फेलियर्स के कारण मर रहे हैं। क्योंकि जैगुआर जेट्स 1970 के एंग्लो फ्रेंच डिजाइन पर बने हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इनको 1980s में उड़ाना शुरू करा। इन जेट्स के अंदर समय के साथ अपडेट भी किए गए, जैसे कि टारगेटिंग पॉड्स, इंजन, नेविगेशन सिस्टम, लेकिन जो उसका कोर डिजाइन और रिलायबिलिटी था उसमें कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि हमारी इंडियन फोर्स भी ये कहती है कि ये सिर्फ मीडियम एल्टीट्यूड स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट जो कि कोल्ड वॉर एरा का है, वो आज के मॉडर्न कॉम्बैट जोन के लिए क्या रेलेवेंट हो सकता है? देखिए, अगर हम किसी भी चीज के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं और एक कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो हमें उसके बारे में सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और इसी कारण से हमें ये समझना होगा कि इंडियन एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री क्या रही, क्या बेसिक रूट कॉजेस थे जिस कारण से आज हम जहाँ खड़े हैं वहां पहुंचे। तो इंडियन एयरफोर्स में जैगुआर एयरक्राफ्ट की जो कहानी थी वो शुरू होती 1970s से, जब भारत एक ऐसे एयरक्राफ्ट की तलाश शुरू करता है जो कि टैक्टिकल स्ट्राइक मिशंस को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। कोल्ड वॉर का एरा था और एशिया का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप था वो भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा था। इंडिया ने ब्रिटिश फ्रेंच कोलैबोरेशन से बना सेपिकैट जैगुआर को चूज किया। ये एक ट्विन इंजन डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट था जो कि लो लेवल बॉम्बिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर 1978 में भारत ने जैगुआर एयरक्राफ्ट की एक बड़ी डील साइन करी, जिसमें 40 एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली इंपोर्ट किया गया और बाकी के जो 120 एयरक्राफ्ट थे उनका प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला HAL को। और उस टाइम पे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि इनका नाम शमशेर पड़ चुका था और ये भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिकली विन थी। लेकिन एक बात अच्छे से क्लियर थी कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी नहीं थी। एवियोक्स, रेडार सिस्टम, इंजन, ये सब बाहर से इंपोर्ट किए गए और जो HAL था वो इन सबकी सिर्फ असेंबली लाइन का काम कर रहा था। अगले कुछ दशकों तक जो जैगुआर एयरक्राफ्ट थे वो भारत की एयरफोर्स के बैकबोन बने। लेकिन सन 2000 के बाद ये एयरक्राफ्ट अपने डिजाइन लिमिटेशन और अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते लायबिलिटी बन चुके थे। कई सारे एक्सीडेंट्स हुए। 2019 के अंदर विंग कमांडर साहिल गांधी गुजरात के कच्छ के अंदर एक क्रैश के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। 2023 में भी अंबाला के पास जैगुआर का क्रैश होता है एक ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान। उस समय पे मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए और उन सब ने एक ही सवाल उठाया, जब दुनिया 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे ध्यान दे रही है तो हम लोग आज भी 1970s के जहाज को क्यों उड़ा रहे हैं? इसमें सिर्फ दोषी सिर्फ जैगुआर को नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जो भारत का सिस्टम है वो जैगुआर से भी ज्यादा खराब है। भारत आज भी अपनी एयर पावर के लिए लार्जली विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। फिर चाहे वो MiG-21 हो, मिराज 2000 हो, सुखोई हो या राफेल, ये सारे या तो इंपोर्टेड किए हुए जहाज हैं या फिर हमने फॉरेन वेंडर्स के साथ मिलकर इनकी असेंबली की है। इंडिजिनियस डेवलपमेंट की अगर बात करें तो तेजस नो डाउट एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट तो था, मगर उसकी कहानी भी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और डिले से भरी पड़ी है। HAL का तेजस एक सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे LCA प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया। इसका काम था MiG-21 जैसी ओल्ड फ्लीट को रिप्लेस करना, लेकिन इसे बनने में ही 30 साल लग गए। इसका काम शुरू हुआ था 1983 के अंदर और 2016 तक भी एक फुली ऑपरेशन एयरक्राफ्ट नहीं दे सका। इंजन के लिए इनिशियली US का F404 या F414 को यूज किया गया, क्योंकि हमारा इंडिजिनियस इंजन कावेरी टाइम पे डेवलप ही नहीं हो पाया। कावेरी इंजन का जो प्रोजेक्ट था वो DRDO ने 1986 में शुरू किया था और 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी एंड तक ये तेजस के अंदर पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं हो पाया। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और फाइटिंग एयरक्राफ्ट के डिजाइन को बनाना वर्ल्ड के टफेस्ट इंजीनियरिंग डोमेन्स में से एक माना जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि चाइना और टर्की जैसे देश जिन्होंने भारत के बाद अपने एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को शुरू करा, आज वो भारत से आगे निकल चुके हैं। चाइना के पास J-20 जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जिसे चाइना ने खुद डेवलप और डिजाइन भी किया है। टर्की का ताइकान जो कि 2023 में रोल आउट हुआ था, वो भी 5th जन टेक्नोलॉजी पर है। ऐसा नहीं कि भारत कुछ कर नहीं रहा है,
भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव डिफेंस सेक्टर के अंदर 2014 के बाद से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। HAL ने LCH, LUH, प्रचंड और ड्रोनिया जैसे एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन फाइटर जेट जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म के लिए हम आज भी विदेशी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा निर्भर है। और ये सब चीजें हमें साथ साथ ये दिखाती है कि भारत की जो कोर इनोवेशन और R&D है वो आज भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। 2020-21 में भारत ने फ्रांस के साथ डील साइन करी राफेल जेट्स की, जो कि थी $8.7 बिलियन की। राफेल एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कि एयर सिक्योरिटी और डीप स्ट्राइक मिशंस के अंदर दोनों में ही बहुत ज्यादा काबिल है। साथ में डील में एक ऑफसेट क्लॉज भी था, जिसके तहत डसॉल्ट और सैफरन दोनों मिलकर इंडिया के अंदर निवेश तो करेंगे ही, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। लेकिन अगर आज की बात भी करी जाए तो ग्राउंड लेवल पे जो इसका इंपैक्ट है वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। इसके बाद 2023 के अंदर इंडिया ने फ्रांस के साथ एक और डील साइन करी, लेकिन इस बार इंडियन नेवी के लिए, जिसके अंदर 26 राफेल जेट्स को लिया जाएगा, वो भी 63,000 करोड़ के अंदर। ये जो जेट्स होंगे ये INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्टेशन किए जाएंगे और वहीं से ऑपरेट किए जाएंगे। अब ये भी एयरक्राफ्ट इंपोर्ट ही किए जाएंगे, और जो हमारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, वो अभी भी डिजाइन फेज के अंदर ही हैं। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, रशिया भी अपने Su-57 भारत को अच्छे से ऑफर कर रहा है। रशिया ने इंडिया को फरवरी 2025 के अंदर ऑफिशियली इनवाइट किया है कि जो Su-57 है उसको ज्वाइंट प्रोडक्शन के अंदर ले लें, जिससे रशिया अपना सबसे बेस्ट और एडवांस एयरक्राफ्ट मानता है। और ये प्रपोजल भी तब आया जब भारत खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के AMCA प्रोजेक्ट के सिर्फ प्रोटोटाइप फेज में ही अटका हुआ है। ये सब बातें सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर भारत का 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है तो हम R&D और इनोवेशन में कितना पैसा खर्च करते होंगे। DRDO का जो टोटल बजट है वो इस पूरे अमाउंट का बस छोटा सा फ्रैक्शन है, और जब तक हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ असेंबली लाइन वाला ही काम करेंगे। एक और दिक्कत ये भी है कि जब भी कोई स्मॉल स्केल इंडिजिनस सक्सेस मिलती है, जैसे कि तेजस का एक्सपोर्ट डिस्कशन श्रीलंका या अर्जेंटीना से, तो हम उसे कुछ ज्यादा ही ओवरली सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि जो तेजस है वो अभी तक कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं किया गया है। उसके जो वेरिएंट्स हैं MK1 या MK2 वो अभी भी डेवलपमेंट या टेस्टिंग फेज के अंदर है। मतलब कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कोरिया का FA-50 या फिर चाइना का JF-17, ये इस वक्त एक्सपोर्ट रेडी हैं और हमारा मार्केट खा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि जो हमारे देश का इनोवेशन कल्चर है वो अभी भी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। IIT और DRDO के पास नो डाउट बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज भी हैं, मगर उनका हमारे डिफेंस सेक्टर से अच्छे से इंटीग्रेशन ही नहीं हो रखा। ब्यूरोक्रेट्स के कारण डिले होना, पॉलिटिक्स के गलत डिसीजन और ज्यादा अच्छा विजन ना होने के कारण अच्छे खासे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट भी या तो बहुत सारे डिले हो जाते हैं या पूरे कॉम्प्रोमाइज ही हो जाते हैं। फॉरेन डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तब मालूम पड़ता है जब किसी जियोपॉलिटिकल कारण से इंटरनेशनल सप्लाई चेन इफेक्ट होती है। अगर फ्रांस या USA किसी कारण से क्रिटिकल कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट ना करें, या फिर रशिया किसी युद्ध के अंदर फंसने की वजह से हमें सही समय में पार्ट नहीं दे पाए, तो भारत अपने एयरक्राफ्ट्स को कैसे अपडेट करेगा, कैसे उनकी सर्विस करेगा, और जो क्रिटिकल पार्ट्स होंगे उनको कहां से अरेंज करेगा। और ये सब चीजें तब हो जब भारत किसी युद्ध में फंसा हुआ हो, तो ये बहुत ज्यादा फेटल साबित हो सकती हैं। इसलिए हम जब भी हमारी छोटी छोटी सक्सेस को कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट करने लगते हैं तो हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं। भारत के तेजस को अभी भी किसी ने भी खरीदने का प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया है। AMCA की बात होती भी है तो या फिर वो विंड टनल या फिर प्रोटोटाइप टेस्टिंग तक की बात सीमित रह जाती है। कावेरी इंजन UAV में तो लग जाएगा, मगर फाइटर जेट्स में लगना अभी भी बहुत मुश्किल है। और जब फाइटर जेट्स जैसे हाईटेक प्लेटफॉर्म्स के लिए हम आज भी विदेशी टेक्नोलॉजी पर 80 to 90% डिपेंडेंट हैं, तो आत्मनिर्भर भारत ना सिर्फ एक स्लोगन लगता है। राफेल डील, जिसमें फ्रांस से 36 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे गए, वो मॉडर्न इंडिया डिफेंस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की विजिट की, उधर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था इस मेगा डील का। उस वक्त जो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फाइनेंशियल नेगोशिएशन और टेक्निकल स्पेकुलेशंस, वो सारी चीजें बाईपास कर दी गई। ये मूव सीधा ही अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा अटैक पॉइंट बन गया था। मुझे नहीं मालूम कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? क्योंकि जो डिफेंस था उसमें जो ट्रांसपेरेंसी थी उसमें पहले से ट्रस्ट काफी कम था। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। 2007 में MMRCA के टेंडर के अंडर 126 फाइटर जेट्स को खरीदा जाना था, जिसके अंदर डसॉल्ट कंपनी को चूज भी नहीं किया गया था। HAL और डसॉल्ट के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन का जो मॉडल था वो प्रपोज किया गया। तब ये राफेल जेट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो लगभग थी 526 करोड़। लेकिन जब 2016 के अंदर 36 राफेल्स की जो डील साइन हुई, उसके अंदर जो पर एस्टिमेटेड कॉस्ट एक राफेल की आ रही थी वो आ रही थी 1660 करोड़ रुपए की, यानी कि सीधा सीधा 3 गुना। उस वक्त गवर्नमेंट ने ये रीजनिंग दी कि ये जो जेट है ये पूरा फुली लोडेड है, और वो भी सारी इंडियन स्पेसिफिकेशन और एनहेंसमेंट्स के साथ, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, एडवांस रेडार,
एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। लेकिन अपोजिशन का ये साफ साफ कहना था कि 3x प्राइस होने के बावजूद भी पब्लिक डोमेन में कोई भी प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन नहीं दे रहा कि प्राइस कहां का किस किस कारणों से बढ़ी है, जिस कारण से ये डील बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनी। ये जो आपके मित्र हैं अनिल अंबानी जी, जिनको आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से लड़ाकू राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट छीन कर दिया, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि इसको छुपाने का रीजन कोई बहुत बड़ा फ्रॉड तो नहीं, और वो भी खास करके तब जब ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उस टाइम पर उससे भी बड़ा मुद्दा ये था कि डसॉल्ट एविएशन का जो ऑफसेट पार्टनर था वो HAL को साइडलाइन रखकर रिलायंस डिफेंस को बनाया गया था, जिसका डिफेंस के अंदर बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था। और वहीं पर HAL के पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस था, जैसे कि SQ-30 MKI का LCA तेजस, लेकिन तब भी उसे चूज नहीं किया गया। फिर जब 2018 के अंदर फॉर्मर फ्रांस प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलैंड ने एक इंटरव्यू में कहा था द कंपनी नेम रिलायंस वाज प्रपोज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो इससे सबको पता चल गया था कि सिक्योरिटी कंसर्न वाली करोड़ों की डील सीधा सीधा रिलायंस को फेवर में मिली है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो कि मेक इन इंडिया का कोर पिलर रहा, वो इस डील के अंदर बिल्कुल नॉमिनल सा रहा, जबकि पहले के MMRCA के टेंडर में साफ साफ मेंशन था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जब होगा तो डसॉल्ट HAL के साथ मिलकर ये एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। इससे इंडिया की इंडिजिनस फैसिलिटी को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता। लेकिन जो फाइनल डील हुई उसके अंदर इंडिया रेडी टू फ्लाई राफेल लेने वाला था, यानी कि एयरक्राफ्ट तो इंडिया के पास आ रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी स्केल और डिजाइन के अंदर, वो ही एकदम जीरो। ये चीज सिर्फ राफेल डील तक सीमित नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 1980s का बोफोर्स स्कैम भी एक क्लियर एग्जांपल है, जहां स्वीडिश कंपनी बोफोर्स AB ने जानबूझकर रिश्वत दी थी 64 करोड़ की इंडियन ऑफिशियल्स को, ताकि उनका जो हॉट वायर गन है वो सिलेक्ट हो जाए। ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि उस समय पे जो राजीव गांधी की सरकार थी वो तक गिर चुकी थी, और इसने जो कांग्रेस की जो लॉन्ग टर्म की जो इमेज थी उस पर भी बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया था। Nothing explains the undue haste shown by Rajiv Gandhi government. We respect the verdict. A new government will be formed. Declassified UK documents have revealed how India was arm twisted into buying 21 junk choppers by the UK in 1985. The choppers, which claimed 10 Indian lives, are today grounded and rusting in Mumbai. UK documents which have been declassified reveal that how the Indian government was forced to buy these pieces of junk, which the DGCF finally grounded. Had many accidents across the country, many lives were lost in these aircraft. First met Rajiv Gandhi in 1985 at a private luncheon after he had spoken to With those in power then and now denying the claims made. इसी पैटर्न को 2010 के आसपास ऑगस्टा वेस्टलैंड VVIP चॉपर डील के अंदर भी रिपीट होता देखा गया, जहां पर 3600 करोड़ के 12 VVIP लग्जरी हेलीकॉप्टर्स को खरीदा गया इटली बेस्ड सब्सिडियरी फर्म से। इन्वेस्टिगेशन में CBI ने साफ साफ क्लेम किया कि जो इंडियन स्पेक्स है उनको डिलिबरेटली चेंज किया गया है ऑगस्टा कंपनी के फेवर के अंदर। ब्राइब्स भी पॉलिटिशियन से लेकर कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी बटी गई है। ये डील भी अल्टीमेटली कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन तब तक भारत की जो डिफेंस की इमेज थी उस पर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ चुका था। इन सब कॉन्ट्रोवर्सीज का कलेक्टिव इंपैक्ट ये हुआ कि जो भारत की प्रोक्योरमेंट डिफेंस एनवायरनमेंट था उस पर अब सबका भरोसा उठता जा रहा था। सभी लोगों की सिस्टम ही पूरा करप्ट लगने लगा, ब्यूरोक्रेट्स और ज्यादा डिले करने लगे। फॉरेन वेंडर्स भी अब इंडिया को लेकर सीरियस नहीं लग रहे थे, क्योंकि इंडिया से उनका विश्वास उठता जा रहा था, और जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस था इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे वही भरोसा बहुत ज्यादा कम हो चुका था। यानी कि इंडिया के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा था जहाँ पे इंडिया की डिफेंस क्रेडिबिलिटी पर ना सिर्फ फॉरेनर्स बल्कि इंडिया के खुद के लोग भी अब सवाल उठाने लगे थे। राफेल जैसे हाई प्रोफाइल डील्स ने इंडिया को एडवांस प्लेटफॉर्म्स तो दिए, लेकिन जो असली पर्पस था जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती, डिफेंस सिस्टम को बूस्ट मिलता और ये सारे काम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते होते, ये सारी चीजें गायब हो गई थी। आज भी इंडिया का इंडिजिनियस तेजस एकदम लिमिटेड स्केल पे ही ऑपरेट कर रहा है, और AMCA जैसी स्कीम्स ही अभी तक डिजाइन फेज में ही है। यानी कि जब तक फॉरेन डिप्लोमेसी रहेगी तब तक हम ग्रोथ की सही उम्मीद नहीं कर सकते। और वैसे भी हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ क्रेडिट चाहती है, हमें विश्व गुरु कहलाने का जो शौक है, लेकिन अगर असली काम करने की बारी आती है तो उस ग्रोथ में हम जीरो हैं। 1983 का साल था, कोल्ड वॉर अपनी पीक पे चल रहा था। अमेरिका अपने F-16 मल्टी रोल फाइटर जेट को लेकर पूरे मार्केट में उतर चुका था। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन MiG-29 और सुखोई सीरीज को लेकर मार्केट में उतर चुकी थी और डोमिनेट कर रही थी। ऐसे समय पर इंडिया ने भी एक सपना देखा, क्यों ना खुद का इंडिजिनियस फाइटिंग एयरक्राफ्ट बनाया जाए, और इस सपने का उन्होंने नाम दिया तेजस
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लेकिन इंडिया को अच्छे से मालूम था कि इस सपने को संभव करना आसान नहीं होने वाला। तेजस LCA की शुरुआत हुई 1983 के अंदर और एम ये था कि 1990 तक ये फुली ऑपरेशन तरीके से डेवलप हो जाएगा। मगर रियलिटी तो ये बनी कि पहला ऑपरेशन स्क्वाड्रन 2016 के अंदर रेडी हुआ, यानी 33 साल बाद जाकर। और इसमें भी सबसे बड़ी आयरनी ये है कि आज भी जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसकी जो इंजन क्वालिटी है और जो वेपन्स का इंटीग्रेशन है, वो भी अभी तक प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है। HAL जो इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन डिलीवरी पार्टनर है, वो अपनी सारी डेडलाइंस को मिस किए जा रहा है। फेब 2024 के अंदर HAL के चेयरमैन ने खुद एडमिट किया था कि जो प्रोडक्शन है तेजस के MK1A वेरिएंट का, वो बहुत ज्यादा डिले चल रहा है और इस चीज का जिम्मेदार उन्होंने इंजन रिलेटेड इश्यूज और सप्लाई चेन के बॉटलनेक बताए। इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस MK1A वेरिएंट के ऑर्डर दिए थे, जिसमें से अभी तक कुछ ही डिलीवर हो पाए हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन डिले नहीं है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि हम कॉम्बैट के लिए कितने ज्यादा रेडी हैं। क्योंकि आज के तारीख में हमारे पास दो सबसे बड़ी बॉर्डर टेंशन है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना। इंडियन इंडिपेंडेंस भी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो हमारा मीडिया कभी भी हाईलाइट भी नहीं करता। DRDO ने 1980s के अंदर कावेरी इंजन को डेवलप करने का एक एम्बिशियस सपना देखा था और आज 2025 आ गया है और वो कावेरी इंजन अभी तक भी रेडी नहीं हुआ है। तेजस और AMCA जो दोनों ही 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनने वाले थे, आज दोनों ही जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरन जैसे फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है इंजन के लिए। यानी कि एयरक्राफ्ट भले इंडियन हो, मगर उसका हार्ट यानी कि इंजन विदेशी है। 5th जेन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम AMC की अगर बात करें तो ये पिक्चर में तो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। पहले बोला गया था कि जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी वो 2025-26 के एंड तक होगी, मगर अब इसका जो प्रोटोटाइप है वो 2028 तक बनेगा और ये शायद प्रोडक्शन में आते आते 2034 तक पहुंच जाएगा। और जब तक हमारा पहला 5th जेन एयरक्राफ्ट रेडी होगा ना, तब तक USA अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस को ऑपरेशन में ला चुका होगा। ड्रोन स्वॉर्म कॉम्पैटिबल और अपने 6th जनरेशन एबिलिटीज के साथ अपने एयरक्राफ्ट को आगे ले जा चुके होंगे। इन वेस्टर्न प्रोग्राम्स और इंडियन प्रोग्राम्स में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? कि इनके जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर है, उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ R&D और इनोवेशन में कर देते हैं, और वहीं पर इंडिया में HAL और DRDO में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा लो लेवल पर है। और हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स तो इंडियंस को फूड डिलीवरी पार्टनर्स बनाने पे तुले हुए हैं, और अगर इनके पास अब स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेने चले जाओ तो ये आपको चक्कर पे चक्कर लगा देंगे। ये लोग प्रोजेक्ट की प्लानिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मगर जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो ये खुद ही के बनाए लीगल सिस्टम में ही फंस जाते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 30 कॉम्बैट स्क्वाड्रॉन्स हैं, जबकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्क्वाड्रॉन्स की वो है 42, और उसमें सिर्फ जो लार्ज चंक है वो MiG-21, जैगुआर्स और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट पे डिपेंडेंट है, और ये सारे ही अब रिटायरमेंट के क्लोज आ चुके हैं। तेजस का स्लो प्रोडक्शन, AMCA का डिले और इंजन्स की डिपेंडेंसी हमें मजबूर कर रही है कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर ज्यादा रहें। इसलिए तो राफेल जैसी डील्स होती हैं जो कि इतनी हाई कॉस्ट तो होती हैं, एट द सेम टाइम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं हो पाता, और यही रीजन है कि इंडिया की अपनी खुद की कोई स्किल ना डेवलप हो पा रही है, ना ही हमारी कोई इंडिजीनियस ग्रोथ हो रही है। अभी भी इंडिया ने इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्रांस की कंपनी सैफरन से बात करना शुरू करी है, मगर इस पर अभी तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। मगर बात साफ साफ है, बजाय हम खुद का इंजन डेवलप कर पाते, हम दूसरों से इंजन भीख में मांग रहे हैं। और अगर हम अपना कंपेयर US, UK, चाइना जैसे कंट्री से करें तो हम आज भी 30-40 साल कम से कम पीछे हैं। चाइना ने सिर्फ 15 साल में J-20 फाइटर स्टेल्थ जेट डेवलप कर लिया था, और अब वो J-35 नेवल स्टेल्थ पर काम कर रहा है। और वहीं पर इंडिया, जिसका डिफेंस बजट वर्ल्ड के टॉप 3 में आता है, वो अभी तक अपना 5th जेन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट नहीं बना सका। और आयरनी ये है कि जो एयरफोर्स की बहुत ज्यादा नॉमिनल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, उसको भी हम आत्मनिर्भर तरीके से प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात तो बहुत दूर की बात है। इस वीडियो में हमने अच्छे से समझा कि किस तरह जो हमारा डिफेंस सिस्टम है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। हमने जब ये कहानी स्टार्ट करी थी तो नाम लिया था लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का, और हमें ये समझना होगा कि ऐसे जब हमारे जवान जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जितना उनकी श्रद्धांजलि में हम उनकी फोटो लेकर एक सेट सा म्यूजिक लगाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हमने देशभक्त होने का कर्तव्य निभा दिया, तो शायद हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम सच में हमारे लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जैसे जवानों की सुरक्षा चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि किसी और को ऐसी वीर गति प्राप्त ना हो और हमें ये सुनने को ना मिले कि किसी टेक्निकल मेल फंक्शन के कारण अपनी जान नहीं बचा सके, तो हमें अपनी सरकार से सवाल पूछने होंगे। आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री कई सारी योजना लेके आते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वन विंडो सिस्टम, पर क्या उनका एग्जीक्यूशन उसी तरीके से हो पा रहा है जिस तरह वो बताई गई थी? और अगर नहीं तो हमें बार बार सवाल पूछने, और ये सवाल हमें तब तक पूछने जब तक इनके ऊपर कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं आ जाता, वरना ऐसे टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग्स होते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।